स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेई कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। एडवांस लेवल की बातें करेंगे हम लोग, तो कुछ बेसिक चीजें जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, हम मान लेते हैं कि आपको आ रही होंगी या आपने पढ़ी होंगी। जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा था। उसके अंदर आपने रजिस्टर्स कंबाइन किए थे, सीरीज और पैरेलल। इस तरीके से आपने उसका सिंबल बनाया था। ये देखिए, रजिस्टर का सिंबल बना दिया। ऐसे कई सारे आपने सीरीज में लगाए होंगे, पैरेलल लगाए होंगे। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ कि अगर मैं इस रजिस्टर में आई करंट चलाता हूं तो ये रजिस्टर क्या कराएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। करंट चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही तो ओम्स लॉ था। आप ऐसे ही तो एक फार्मूला पढ़ते थे, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा था ना आपने। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब जेई की प्रिपरेशन में एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए और कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने के लिए अगर मैं आपको एक और लाइन बोलूं, ध्यान से सुनना, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, क्या ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है किसी केस में? क्या कोई ऐसा सीन बन सकता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस, करंट चले वायर में और पोटेंशियल डिफरेंस जो बने वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो? तो फिर सर क्या ये जो पहले पढ़े थे 10th में वो गलत था? नहीं, जो 10th में पढ़े थे वो भी सही है और जो अब हम आपको सिखाने वाले हैं ये भी सही है। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। और यही इस लेक्चर का कोर है, यही हम आपको आज के लेक्चर में सिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये बात प्रूफ कर पाएंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप सभी ने रेजिस्टेंस का फार्मूला तो पढ़ा था। क्या था फार्मूला? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है सर, ये पढ़ा था हमने। इसको एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए समझते हैं कि इसमें सारे पैरामीटर्स का असली मतलब क्या है। अरे सर ये तो मुझे पता है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। रुको रुको, समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है। देखो जरा, एक क्यूबॉइड का शेप के हम एक स्लैब को ले लेते हैं। ये देखिए, हमने एक क्यूबॉइड शेप का स्लैब ले लिया। मान लीजिए एक हमने ऐसा स्लैब लिया, एल्युमिनियम या कॉपर का ये स्लैब है। इस स्लैब का कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगा। लेट्स अज्यूम इसका रेजिस्टिविटी है, इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो, और रो की वैल्यू भी हम आपको दे सकते हैं। लेट्स अज्यूम यहां पर हमने वैल्यू दे दी 10 ओम मीटर। ये इस स्लैब की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। एल्युमिनियम का है तो अलग होगा, कॉपर का है तो अलग होगा। अब मैंने आपसे कहा कि भाई लो, इस स्लैब का मैं आपको लेंथ दे देता हूं 10 और इस स्लैब का ये जो थिकनेस है इसको दे देता हूं 2 और ये जो हाइट है इस हाइट को दे देता हूं 4। अब मुझे बता दो इस स्लैब का रेजिस्टेंस कितना है? अरे सर बड़ा सिंपल है रेजिस्टेंस बताना। R इज इक्वल टू रो एल बाई में रो की वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू आपने दे दी कंडक्टर की, और एरिया तो सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो यहां का एरिया हम देख रहे हैं कितना है, 4 इंटू 2 देखेंगे। और सर एरिया की जगह रख देंगे 4 इंटू 2 और एल की जगह वैल्यू रख देंगे 10 और रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख देंगे और बता देंगे रेजिस्टेंस। सर इसमें कौन सी बड़ी बात आपने पूछी? नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। समझिए इस बात को, आप इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऐसे नहीं बता सकते। क्यों सर, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है, अगर हम यहां पर आपसे कहें कि हमने बैटरी कुछ इस तरह कनेक्ट की है, देखना ध्यान से, ये देखो हमने बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दी। ये देखिए, हाँ सर आप सर गड़बड़ कर रहे हो। अरे भाई बैटरी कैसे कनेक्ट की ये तो मैंने नहीं बताया था, ये तो मैं कैसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। अपर फेस और बॉटम फेस के साथ हमने बैटरी का हाई और लो पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया। यहां पर मैंने इसका बना दिया हाई और यहां पर मैंने इसका बना दिया लो। अब बोलो करंट कैसे चलेगा? करंट तो हाई टू लो ऐसे जाएगा। तो करंट जिस लेंथ को चलकर जाएगा
वो लेंथ यहां पर लिखनी है, ना कि कंडक्टर की। तुरंत उठाए कंडक्टर की लेंथ लिख दी और आंसर आ गया, ये गलती मत कर देना। यहां पर आपको वो लेंथ लिखनी है जिस लेंथ को करंट क्रॉस करके गया है, करंट चल के गया है। कितनी लेंथ चलकर गया सर? 4। तो L की जगह क्या लिखने वाले हैं अपन? L की जगह हम यहां पर 4 लिखते इस केस में। एरिया, कौन सा एरिया? जिस एरिया को करंट परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस करके गया है। बताइए जरा, ऊपर वाले फेस में अगर ऐसे करंट आया तो इस एरिया को लिखेंगे ना अपन। कितना होगा ये एरिया? बिल्कुल सर, इस एरिया को हम बता सकते हैं, इसकी ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 2, तो इसका एरिया हो गया 20। तो यहां पर एरिया की वैल्यू हम रखते 20 और रेजिस्टिविटी रो और फटाक से लिखकर जो भी आंसर होता वो लिख देते। हां, अगर मैंने बैटरी ऐसे लगाई होती, देखो जरा, देखो देखो देखो, इसको ऐसे लगाई होती तो आप आराम से 10 लेंथ ले सकते थे। इसका मतलब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि कोई भी कंडक्टर जब आपको दिखे तो उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो देखते समय यह भी देखना कि बैटरी कैसे कनेक्टेड है। यही आज लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, इसी का अपग्रेडेड वर्जन करने वाले हैं। ठीक है, तो यह बात सभी को क्लियर है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए में L क्या है? उस लेंथ को लेने वाले हैं जिस लेंथ को करंट चलकर जाएगा, और एरिया कौन सा? वो एरिया जो कि उस करंट से परपेंडिकुलर है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग लेने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां हमने बड़े बेसिक लेवल की बातें की। पहले हमने आपको हल्का सा ओम्स लॉ के बारे में आइडिया दिया, फिर हमने आपको एक क्लू दिया जिस पर हम आगे बातें करेंगे, और ये हमने एक एग्जांपल लिया इस फार्मूले को थोड़ा और जस्टिफाई करने के लिए, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। अब कहानी शुरू होगी एडवांस की, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए मैं आपको एक डिस्क देता हूं, मेटल की डिस्क ऐसी कुछ, और ये एल्युमिनियम या कॉपर की बनी हुई कोई डिस्क है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी। मान लीजिए इसका इनर रेडियस है कुछ, लेट्स अज्यूम इसका इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। इस डिस्क की कुछ थिकनेस भी है, उस थिकनेस को आप D लिख सकते हो। ये देखिए कुछ थिकनेस भी है इस डिस्क की, ये मटेरियल से बनी हुई है, कंडक्टिंग मटेरियल से, तो हम इस डिस्क में करंट चला सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में आपने स्लैब को देखा, अब हमने एक हॉलो डिस्क ले ली। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मैं इस हॉलो डिस्क को बीच से ऐसे काट दूं तो आपको दिखने वाला एक सेमी सर्कुलर डिस्क, और इस सेमी सर्कुलर डिस्क में हम चलाएंगे करंट। कैसा है जरा थोड़ा सा नोटेशन में दे देता हूं। इस पे इनर रेडियस है R1, इसके आउटर रेडियस है R2, ये देखिए, और इसकी जो ये थिकनेस है उसको हम ले रहे हैं D। ये देखिए, इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से बना देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर विजुअल रहे। ये इनर रेडियस है R1 और ये आउटर रेडियस इसकी है R2, ये देखिए, और ये है अपने पास एक मेटल की डिस्क। ठीक है सर, अब भाई इस मेटल डिस्क का रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन रेजिस्टेंस तो तभी बता पाओगे जब हम आपको ये बताएंगे कि हमने बैटरी कैसे कनेक्ट की है, तभी तो आप लेंथ वगैरह ले पाओगे, तभी तो आप एरिया वगैरह ले पाओगे। तो हम आपको बताते हैं कि हमने बैटरी किस तरीके से कनेक्ट की। हमने यहां पर बैटरी कनेक्ट की कुछ इस तरह, ये वाले एंड को हमने बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो पोर्शन था उसको हमने बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब सोचकर देखो, आप यहां का जो भी पोर्शन है, अगर आप इसको सही से 3D में इमेजिन करो तो यहां आपको एक रेक्टेंगल सा नजर आएगा, कुछ इस तरीके से। देखना जरा, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ये रेक्टेंगल सा नजर आने वाला है यहां पर, ये देखिए, और इधर भी आपको एक रेक्टेंगल सा नजर आएगा, ये इधर आपको एक रेक्टेंगल सा नजर आएगा। ये ऊपर वाला, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हो गया हाई पोटेंशियल पर, और नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन हो गया लो पोटेंशियल पर। तो इस कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर डिस्क का एक पोर्शन हमने बना दिया एक तरफ हाई और एक तरफ बना दिया लो, तो चलेगा करंट। और करंट जिस लेंथ को चलता है उसी लेंथ को तो रेजिस्टेंस में लिखते हैं। करंट जिस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके जाता है परपेंडिकुलरली, वही तो एरिया यहां पर लिखना है। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखें? बताइए जरा। जो इलेक्ट्रॉन चले होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किए होंगे और यहां पहुंचे होंगे, ये देखो। तो कैसा पाथ कवर करके जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन?
यहां जो करंट चल रहा होगा उसमें किस तरीके की लेंथ हो रही होगी। तो सर ये तो मुझे देखकर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहा हूं मैं कि यहां पर जो लेंथ चल रही होगी वो होगी एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जो लेंथ होती है वो होती है, जैसे पूरा सर्कल है तो 2πr और सेमी सर्कल है तो πr। लेकिन एक चीज ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन ये लेंथ चल के जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन इस आउटर में लेंथ चलकर जाएंगे, दोनों की लेंथ अलग अलग है, क्योंकि यहां रेडियस r1 से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है, r2 तक। इसका मतलब यहां लेंथ फिक्स नहीं है, इसीलिए तो ये एडवांस लेवल की बात है। यही तो आपको इमेजिन करवाना है मेरे को। आ जाओ इस बात को और बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं और बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर इमेजिन करवाते हैं। हमने इसके लिए आपके लिए एक पिक्चर रखा है, उसको आप देखेंगे तो 100% आप इमेजिन कर पाएंगे कि अच्छा ये कहानी है। आ जाओ जरा देखो, ये देखो ध्यान से, ये है वो पिक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो, ये वही सेमी सर्कुलर डिस्क है और उस सेमी सर्कुलर डिस्क में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इनको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। यहां इस पोर्शन को हमने कनेक्ट करा है हाई पोटेंशियल से और उधर वाले पोर्शन को हमने कनेक्ट करा है लो पोटेंशियल से। कुछ इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी है। इस पूरे को हाई से कनेक्ट कर दिया और इस पूरे को हमने कनेक्ट कर दिया है लो पोटेंशियल से। ये पोर्शन खाली है। इनर रेडियस यहां से यहां तक r1 है और आउटर रेडियस यहां से यहां तक r2 है और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, उस थिकनेस को आप d ले लीजिए। ठीक है, अब सोच कर देखो कैसे इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे सेमी सर्कल ऐसे, और बड़ा सही फिगर है। इस फिगर से आप ये इमेजिन भी कर पाओगे कि यहां इस पूरे के पूरी सॉलिड डिस्क में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अपना पाथ कवर कर करके जा रहे होंगे, इस तरीके से अपना पाथ कवर कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो यहां वाला r1 रेडियस वाला है वो इतनी लेंथ चल रहा है, कितनी लेंथ चल रहा है, πr1, और जो आउटर रेडियस है वो कितना चल रहा है, πr2। लेंथ धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो है लो पोटेंशियल पर और ये पूरा का पूरा पोर्शन है हाई पोटेंशियल पर। तो हर एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां मान लीजिए यहां 10 है या 0 है, तो कोई भी वायर अगर आप लेते हैं तो उसके अक्रॉस 10 और 0, 10 और 0, 10 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी जितने वायर्स हैं, अगर मैं इस पूरे को वायर की तरह इमेजिन करूं तो ये जितने भी वायर्स हैं, इस हर एक वायर में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। यानी आप इस हर एक वायर को पैरेलल में ट्रीट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ना r1 लेते हैं ना r2 वाला वायर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके किसी x पर जाकर, देखना जरा, यहां से किसी x डिस्टेंस दूर जाकर एक dx वाले थिकनेस को हाईलाइट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ये देखिए इस वाले वायर को हमने हाईलाइट कर लिया, मार्क कर लिया हमने इस वाले वायर को, ये देखो। और केवल अगर इस वायर के बारे में लिखना होता, इसका केवल अगर हमें रेजिस्टेंस लिखना होता तो हम आसानी से लिख पाते। कितना, इसका रेजिस्टेंस छोटा सा ही होता, क्योंकि पूरे का अगर मैं r लिखने वाला हूं तो इस केवल इतने स्ट्रिप का रेजिस्टेंस होता dr, और dr इज इक्वल टू मैं लिखता ρl, इसकी लेंथ क्या लिखता, पाई x, क्योंकि इसका रेडियस x है, डिवाइड बाई इसका एरिया। कितना एरिया, जरा देखो, क्या वो ये स्ट्रिप एरिया होता, जरा देखना सभी लोग, क्या ये स्ट्रिप एरिया होता, बताइए। इसी स्ट्रिप के थ्रू तो ऐसे गुजर के जा रहा है, तो ये स्ट्रिप एरिया होता। इस स्ट्रिप एरिया को हम लोग, ये थिकनेस है हमारी d, और ये जो थिकनेस है उसको हमने लिया है dx, तो ये हो गया d इंटू dx। आप चाहे तो थिकनेस को t ले लें ताकि आपको dx और इसके साथ परेशानी ना हो। तो ये थिकनेस हो गई t, तो ये हो गया t इंटू dx। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप। थोड़ा इमेजिन करो प्याज से, दोबारा समझो इस बात को। ओनियन का स्लाइस है, आधा कट किया है, ठीक है, यहां से ऐसे करंट घुस के ऐसे जा रहा है, तो करंट किस क्रॉस सेक्शन को घुस रहा है, इस क्रॉस सेक्शन को घुस रहा है, और आपने उसी प्याज में से एक स्लाइस को ले लिया, एक स्ट्रिप को ले लिया है। उस एक स्ट्रिप कहां पे जाके, एक्स पे जाके dx वाला एक स्ट्रिप लिया, ये स्ट्रिप। समझ पा रहे हो आप? इस स्ट्रिप के बारे में केवल इमेजिन करो, इस वाले स्ट्रिप के बारे में। ये प्याज का एक स्ट्रिप है, इसमें यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है। इस स्ट्रिप को इमेजिन करिए आप, ये वाले स्ट्रिप की बात हो रही है, ये देखो ऐसे करंट घुस के ऐसे बाहर आ रहा है।
लेंथ और क्रॉस सेक्शन अपने को इमेजिन करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं? हाँ सर। और सारी स्ट्रिप कनेक्टेड कैसे हैं? सीरीज की पैरेलल। तो अभी अभी आपने बताया यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल, हर एक स्ट्रिप का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो सारी की सारी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं वो सब कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। और अगर वो पैरेलल कनेक्टेड है तो नेट कैसे लिखा जाता है? बताइए जरा। नेट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? 1/r नेट जो होना चाहिए वो 1/dr का इंटीग्रेशन। देखो जब चीजें पैरेलल कनेक्टेड होती है तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ऐसे जोड़ते हो आप। तो वैसे ही हमने यहां पर भी किया, हर स्ट्रिप को 1/r1 r2 ऐसे हर dr को 1/dr करके हमने इंटीग्रेट किया। ऐसा नहीं कि सर नेट r लिखना है तो लो फटाक से उठाओ इंटीग्रेट कर दो। ध्यान देना, सीरीज हो तो सीधा dr इंटीग्रेट करो, लेकिन ये पैरेलल है इसलिए 1/dr करके हमने इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। आ जाओ जरा 1/dr की वैल्यू देखते हैं जरा क्या होगी। ये वैल्यू होगी, इसको रिवर्स कर देते हैं तो ऊपर जाएगा अपने पास t × dx और नीचे क्या चल रहा है? ρ/x। x की रेंज कहां से कहां तक है? तो ये रेंज है r1 से लेकर r2 तक। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। t कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। ρ/π कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। अंदर हमारा बनेगा log और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा r2/r1। दिस इज द रेजिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू आई है वो 1/r नेट की वैल्यू आई है, लेकिन मेरे को तो r नेट की वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, रिवर्स कर देना इसको। क्या वैल्यू आ जाएगी r नेट की? r नेट की वैल्यू आने वाली है ρ/π/t और नीचे आ जाएगा log r2/r1। ये वैल्यू आपकी r नेट यानी नेट रेजिस्टेंस की ये वैल्यू अपनी निकलने वाली। तो कैसा रहा भाई? नेट रेजिस्टेंस निकाल के कैसा लग रहा आप लोगों को? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल आप एडवांस लेवल की बातें समझ पा रहे हैं। तो आपने इसका रेजिस्टेंस तो लिख लिया। अब हम आपको बताते हैं जो हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² कैसे पॉसिबल है। यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना आप। यहां जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी इस सेमी सर्कुलर डिस्क में तो इलेक्ट्रॉन भागने शुरू हुए। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन भागते हैं? करंट अपना चलता हाई से लो की तरफ और इलेक्ट्रॉन उल्टे भागते हैं लो टू हाई। अब सर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे करके भाग के जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके का पाथ चल रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां पर जो पाथ कवर कर रहे हैं वो है सर्कुलर पाथ। और भाई अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ चले, आप ऐसे सोचकर देखो, यहां बैठे हुए सारे चार्जेस, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ चलने वाले हैं। कोई भी चीज ऐसे सर्कल में मुड़ने वाली है, इलेक्ट्रॉन दौड़ के जाएंगे, सर्कल में मुड़ेंगे, और मुड़ने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे सर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चले, बट इनको मुड़ाया किसने? ये कर्व कैसे हो गए? ये ऐसे कैसे चल रहे हैं? बोलो बोलो, इमेजिन करो, ऐसे सोच कर देखो। मान लो मैं एक वायर लूं सीधा सा, उसमें बैटरी कनेक्ट कर दूं और उस वायर को ऐसे मोड़ दूं, तो भाई जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की, जैसे इमेजिन करिए आप इसको, जैसे लीजिए, मान लीजिए मैंने एक वायर लिया, ऐसे मोड़ दिया एक वायर, ठीक है, ये देखिए एक वायर है और इसके क्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। तो एक बात तो अपने को समझ आती है कि इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चलेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन इनको मोड़ कौन रहा है? ये कर्वेचर कौन दे रहा है? बताइए कौन सा ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे मोड़ दे रहा है? बोलो। ये सोचने वाली बात है कि हाँ सर, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, बैटरी के फील्ड की वजह से चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भागते हैं, लेकिन इनको कर्व कौन करा रहा है? इनको मोड़ कौन रहा है? और हम सब ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि मोड़ने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, तभी चार्ज मुड़ेगा, नहीं तो चार्ज सर्कल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो पता सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां लो पोटेंशियल से जब हाई पोटेंशियल की तरफ आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां आउटर में एक्युमुलेट होने लगते हैं। ये कुछ ऐसी है जैसे बहुत सारी हवा, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे टर्न ले रहे हैं। तो सोचो कहां ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जब ऐसे टर्न लेंगे, तो कुछ पार्टिकल ऐसे सरफेस पे यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कुछ ऐसे बाहर की तरफ एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो यहां कुछ चार्जेस एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी यहां कुछ इकट्ठे हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं आउटर लेयर में, या हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो रहे होंगे तो इनर लेयर में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यानी इनर लेयर कैसी हो गई होगी? पॉजिटिव। तो एक
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जो कि इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच है। और क्यों पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके सर्कुलर मोशन में मुड़ने की वजह से है। ऐसा जो कर्व हुआ उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होने लगे और अंदर की तरफ हो गई डिफिशियंसी। तो यहां ये जो अंदर की तरफ पॉजिटिव लेयर बनी और बाहर की तरफ जो नेगेटिव लेयर बनी, इसकी वजह से डेवलप हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब सोच कर देखो, इमेजिन करना जरा इस चीज को। मान लीजिए ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, और अगर ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर कोई एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। ये देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान से देखो इसको। इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²। अगर ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर चल रहा है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर इसकी वेलोसिटी होगी, तो mvd²/r, यही तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। ये कहां से मिला, ये मिलेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फील्ड डेवलप हुआ, उस फील्ड के फोर्स से। फील्ड की डायरेक्शन कहां है, ये देखो, सेंटर से बाहर की तरफ है फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहां लगेगा, सेंटर की तरफ। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन आपने रखा तो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहां पर इसको जो फोर्स मिलने वाला है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं डेल्टा वी, बोलो डेल्टा वी बाई दिस थिकनेस जो भी हो, डेल्टा आर। ये देखो, तो ये अलग तरीके का एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम क्या यहां पर कह सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या हम कह सकते हैं कि वीडी, यहां पर देखना, जरा देखना, यहां आप अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा वी के। तो यहां पर मैं कह सकता हूं डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vd²। और vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम सब जानते हैं I इज इक्वल टू होता है NEAVD। तो बताइए जरा क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। ये वाला जो करंट है उसको हमने यहां पर लिख दिया। ये देखो, थोड़ा सा आराम से दोबारा देख लो इस बात को। मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया कि भाई यहां से जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ रहा है वो क्यों मुड़ रहा है, उसको कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आंसर है एक्युमुलेट हो गए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर लिया है, एक फील्ड डेवलप कर लिया इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच। वो फील्ड एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की मदद से हमें मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमने इन दोनों फोर्सेस को कर दिया बराबर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो E देखो, M और R तो फिक्स है, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। तो E जो है, जो कि डेल्टा V पर डिपेंड कर रहा है, वो VD के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो करंट के रिलेशन है आपके सामने, I इज इक्वल टू NEVD है, तो आपने पहले भी पढ़ा था। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये कौन वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इनर लेयर और आउटर लेयर में बना, ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो समझ आया। तो आप जो ओम्स लॉ पढ़ते थे वो भी सही है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसने किसको मोड़ा, ये बात भी सही है। यहीं से मैंने वीडियो को शुरू किया था, यहीं से मैंने कहानी को शुरू किया था। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस पूरी कहानी को अपने नोट्स में आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से इस बात को समझा सकते हैं, ये काम आएगा आपको आगे। लिख डालिए इसको पूरा। और एक क्वेश्चन पढ़िए, ये देखिए जरा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। आज का पूरा लेक्चर इसी क्वेश्चन के अराउंड था। ये देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, और इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या उनको आप नोट डाउन करिए। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही से इसकी लैंग्वेज पढ़ें और आपको समझ आ जाएगा आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंस। और जरूर आप इसके आंसर टिक कर पाएंगे, जरूर आप बता पाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। अगर आप पेशेंस के साथ देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।